हुए हमारे साथी सुनील शुक्ला जी। इधर दिल्ली से दो साथी जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी और अमलिंदु उपाध्याय जी। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। सीधे सुमंदा आपके पास आना चाहता हूं, जरा समझाइए, बताइए कि ये आखिर हो क्या रहा है। क्या सचमुच आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो बयान है वो भाजपा के उस जो उनकी इच्छा है, जो आकांक्षा है, जो चाहती है भाजपा कि उस स्टेट को अपने कब्जे में किया जाए, उस तरफ ले जाने का इशारा है या कुछ और है? देखिए राजीव जी, बंगाल की जो स्टेट सेक्रेटेरिएट है उसको नौबान्नो कहते हैं, जो हमारा स्टेट हेडक्वार्टर है, जहां पे सीएम भी बैठता है, दूसरे मिनिस्टर भी बैठते हैं। तो भाजपा, जो बंगाल की भाजपा है, उनको एक सोच है कि हमारे से तो बहुत दूर नहीं है बांग्लादेश, लगभग बॉर्डर 60 किलोमीटर के आसपास है। तो वो एक सोच में था, आप उसको हेलुसिनेशन भी कह सकते हैं, कि उस स्टेट सेक्रेटेरिएट के ऊपर भी एक हेलीकॉप्टर आएगा और ममता बनर्जी भाग जाएंगे और बंगाल बीजेपी को जो आज के दिन में सबसे बड़ा लीडर है शुभेंदु अधिकारी आके बंगाल की कुर्सी संभाल ले। ये बांग्लादेश देखने के बाद एक ख्वाब भाजपा को था और इसीलिए कल शायद आप लोगों ने कल दिखाया भी होगा, कल जो भाजपा ने बिल्कुल बांग्लादेश से कॉपी करके जो यहाँ पे जो एक एजिटेशन उतारा, जिसको कहा जा रहा था साधारण छात्र समाज, जनरल स्टूडेंट्स बॉडी, उसमें जो दो लीडर था वो दो बहुत खास बयान दिया, जिससे हम लोगों को लगा कि सचमुच भाजपा तो बहुत बड़ा खेल खेलने जा रहा है। एक बंदा बताया कि वो हिस्ट्री में एमबीए कर रहा है और दूसरा बंदा बताया वो बंगाली में बीटेक कर रहा है। तो ऐसा दोनों एजुकेशनल डिग्री, मेरे ख्याल से जो मोदी जी का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वहां पे भी ये डिग्री नहीं आया। लेकिन ये आपने बिल्कुल सच बात बताया, जो भाजपा की एक कोशिश है, जो बंगाल में एक बहुत दुखद घटना हुआ जिसको हम कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता है। एक 32 साल की लड़की को, जो डॉक्टर थी, उसको वर्क प्लेस में रेप और मर्डर का शिकार होने पड़ा। उसको भाजपा यूज करके एक लगभग सोशल मूवमेंट के तरह उसको पुश कर रहा था। लेकिन ये मूवमेंट तब तक बहुत लोगों को सामने बहुत बड़ा दिख रहा था जब तक भाजपा ने उसका कंट्रोल लेने की कोशिश नहीं की। क्योंकि पहला 7 दिन 10 दिन, मैं कहूंगा 15 अगस्त तक आप अगर बंगाल की स्थिति पर नजर रखते जैसे है तो देखेंगे 14 अगस्त की रात की बंगाल की जो लड़कियां हैं, उन्होंने एक रिक्लेम द नाइट बोल के एक कॉल दिया था, जहां पे सारे जगह पे औरत और बहुत जगह पे मेल भी उनके साथ जुगाड़ होके वुमेन सिक्योरिटी के बारे में बात की। लेकिन ये जो सोशल मूवमेंट था, ये सोशल मूवमेंट सिर्फ भाजपा का नहीं था। वहां पे भाजपा था, लेकिन वहां पे अल्ट्रा लेफ्ट था, कांग्रेस था, बहुत जगह पे तृणमूल था, बहुत जगह पे ऐसे बहुत लोग थे जिनका कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन जो ये दुखद घटना के लिए बहुत चिंतित थे। ये सोशल मूवमेंट जब गेन कर रहा था और जब लोगों को ये सोशल मूवमेंट में सचमुच ये प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर बन रहा था, ये जो डॉक्टर की मौत हो गई है उनके बारे में कुछ जल्दी से कोई डिसीजन लिया जाना चाहिए, तभी भाजपा ने कोशिश किया इस मूवमेंट को, जो जनरल वुमेन सिक्योरिटी के लिए मूवमेंट था, उसको हाईजैक करके अपना एक मूवमेंट बनाने के लिए। और बंगाल में बिल्कुल बांग्लादेश की तरह उन्होंने भी वन डिमांड वन रेजिग्नेशन ये बात को सामने लाया, ममता बनर्जी को कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। मेरे ख्याल से उसी वक्त से भाजपा की जो चेहरा है उसको सबके सामने आ गया। और ये जो लोगों का जो जनरल मूवमेंट था उससे भाजपा अलग हो गया। देखिए आज जो वो डिजीज्ड लेडी, उनका पिता माता की भी बयान आया है, जी ये बंद और ये हंगामा करके क्या हो। उनको तो चाहिए अपने बेटी का जस्टिस, उनको चाहिए अपने बेटी के साथ जो हुआ
उसका पनिशमेंट। वो तो ये नहीं चाहते कि पॉलिटिकल जागलानी चलते रहे, लेकिन भाजपा ये करने की कोशिश किया। और आप जो बात बोले, आज जब द्रौपदी मुर्मू का बयान आया, तब तो द्रौपदी मुर्मू को थोड़ा सा इतना चूजी नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में जो इंसिडेंट हुआ, आपने जैसे बताया उत्तराखंड में जो इंसिडेंट हुआ, ये सारे बात को एक साथ करके नजर करके देना चाहिए। लेकिन भाजपा अपने पॉलिटिक्स में ही बिजी रहता है। मैं बोला, जो मेरा पहला स्टेटमेंट था, भाजपा वो हेलीकॉप्टर को दिखाई रहे थे, भाजपा को हेलीकॉप्टर दिखाई रहे थे, जो हेलीकॉप्टर से ममता बनर्जी भाग जाएंगे और शुभेंदु अधिकारी आके बंगाल की कुर्सी में बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है, बहुत होना इसलिए मुश्किल है, मैं जो सोचता हूं, हमारा देश तो ऐसे डेमोक्रेसी से नहीं चलता है। और नेहरू, गांधी, पटेल, आजाद ने जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनाया, उससे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, और जो 2 महीने पहले लोकसभा में स्टेट का 70% सीट जीता है, उसको आप ऐसे उखाड़ नहीं फेंक सकते। अगर भाजपा ये कोशिश करेगा तो ये भाजपा के लिए बहुत खतरनाक होगा। ऐसे नहीं, तृणमूल भी इससे सतर्क नहीं है। तृणमूल जानता है अगर भाजपा ये करेगा तो आज के दिन में तृणमूल के पास जितना सीट है उससे ज्यादा हो जाएगा। ऐसे भी आप अगर देखेंगे, जो भाजपा के बहुत करीबी न्यूज़पेपर या मीडिया ग्रुप है, उन्होंने जो मूड ऑफ द नेशन लाया है, उस मूड ऑफ द नेशन में राहुल गांधी का जैसे अप्रूवल रेटिंग मोदी जी से ज्यादा हो गया, उस अप्रूवल रेटिंग माने उस मूड ऑफ द नेशन में बंगाल में भाजपा का सीट और घटता हुआ दिखाई दे रहा है, और तृणमूल का सीट 29 से 32 दिखा रहा है। तो भाजपा को पता है कि जो उनका जो असेसमेंट है, वो ज्यादातर अपना माने दैट इज फोर्सफुली थ्रस्ट अपन, उसका कोई ग्राउंड के साथ रियलिटी नहीं है। जैसे मैं थोड़ा सा एक बात याद कराना चाहूंगा। बंगाल में जो ये रिक्लेम द नाइट, जो बेसिकली एक वुमेन्स मूवमेंट है, जो अभी भी चल रहा है, वो सीधी तरह से वो बता दिया, क्योंकि जो लोग वो मूवमेंट शुरू किया है, वो हमारे कॉलेज के जूनियर है, पुराने साथी है, तो वो लोग अल्ट्रा लेफ्ट से रखते हैं, वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में विश्वास ही नहीं करता है। तो उन्होंने सीधा बोल दिया, जो हमारा जो मूवमेंट है वो वुमेन सेफ्टी के लिए मूवमेंट है, हम लोग कभी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे और भाजपा की इस मूवमेंट के साथ भी नहीं। तो भाजपा जो सोच रहा था, जितना भी एंटी तृणमूल फोर्सेस है, वो सारा अपने अम्ब्रेला के नीचे आ जाएगा, वो और एक बगावत की ज्योति वो जला लेंगे। मेरे ख्याल से वो अभी होने का उतना चांस नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आता हूं दोबारा आपके पास सुमन भट्टाचार्य जी। बहुत सारी बातें जो कुछ वहां चल रही हैं, आपकी आंखों देखी, और क्या कुछ हो रहा है अंदर खाने, क्या चल रहा है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल को भाजपा बांग्लादेश की राह पर ले जाने की कोशिश या चाहती थी कि वैसा ही होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और इधर लेकिन राष्ट्रपति जी का जो बयान आया है, उसके क्या मायने हैं, ये समझने की कोशिश करें। डॉक्टर राकेश पाठक जी, जरा आपसे, डॉक्टर साहब आपसे समझना चाहता हूं कि आप दिल्ली में जो कुछ चल रहा है इधर, इसको किस रूप में देखते हैं। आज के दिन क्या राष्ट्रपति जी को आज कम से कम रुक नहीं जाना चाहिए था क्या, या आज ही, और अगर इतनी हड़बड़ी थी तो आज नहीं, 10 दिन पहले ये बयान वो जारी कर सकती थी, उस दिन भी जारी कर सकती थी। जिस दिन मणिपुर की महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ, उस दिन भी जारी कर सकती थी। जिस दिन कठुआ में, उन्नाव में, हाथरस में जो कुछ हुआ, उस दिन भी जारी कर सकती थी। जिस दिन बदलापुर में जो कुछ हुआ बच्चियों के साथ, और इतनी तमाम घटनाएं, कितनी घटनाओं को याद करें। जरा आपका विश्लेषण इसमें, क्या आप देखते हैं कैसे यहाँ राष्ट्रपति जी क्या उसी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही हैं, और जो भाजपा के बयान आया उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने सुने देखे भाजपा के प्रवक्ताओं के, वहां भी काफी लग रहा है जैसे कि सपोर्टिव रोल यहां पर दिखाती हुई नजर आती हैं राष्ट्रपति जी। डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, देखिए इसके 2 पक्ष हैं राजीव जी। पहला तो है कि देश के अभिभावक हैं राष्ट्रपति, गार्डियन हैं, देश की मुखिया है, संवैधानिक प्रमुख हैं। अगर इस नाते में देश में कहीं भी किसी पर भी अत्याचार होता है और उस पर वे चिंता जाहिर करती हैं, उससे भयभीत हैं, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए।
वे महिला हैं, इसलिए महिलाओं पर अत्याचार से उनका द्रवित होना और भी ज्यादा स्वाभाविक है। एक पक्ष तो ये है, लेकिन दूसरा पक्ष इसका राजनीतिक। जितनी लंबी फहरिस्त आपने सुनाई, अभी गिनाई है, उनमें से एक भी अवसर पर राष्ट्रपति महोदया ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अगर उनका ये बयान सचमुच में मानवीय आधार पर था, करुणा से ओतप्रोत है, तो ये करुणा उनके मन में, उनके हृदय में तब क्यों नहीं जागी जब मणिपुर में महिलाओं की नग्न परेड कराई गई। बहुत सारी घटनाएं, वे राष्ट्रपति है तो उन्हें गुजरात में बिल्किस बानो के सजा याफ्ता बलात्कारियों के जेल से बाहर आने और स्वागत सत्कार पर भी आपत्ति होना चाहिए। बहुत सारी घटनाएं, हम बहुत कहां तक गिनाएंगे। और ये तो संभव नहीं है कि देश की राष्ट्रपति को सचमुच में इस देश में हो रही दूसरे राज्यों की घटनाओं की जानकारी नहीं होगी। क्या उन्हें नहीं मालूम होगा कि उत्तराखंड में लंबे समय से अंकिता भंडारी के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन चल रहे हैं? क्या उन्हें नहीं मालूम होगा कि हाथरस में एक बेटी को आधी रात को जला दिया गया? क्या उन्हें नहीं मालूम होगा कि राम रहीम और आसाराम जैसे बलात्कारी, सजा याफ्ता बलात्कारी गाहे बगाहे पैरोल पर या फरलो पर जेल से बाहर आकर बाकायदा सत्ताधारी पार्टी का प्रचार करते हैं? ये सब उन्हें मालूम होगा, लेकिन जिस पार्टी के साथ उनका अतीत संबद्ध रहा है, इसलिए उनसे ऐसे किसी अवसर पर किसी बयान की आशा हम नहीं करते। राजीव जी, इसमें और ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश के निजाम ने, सरकार ने, इस पार्टी ने संवैधानिक पदों का जिस तरह से राजनीतिकरण किया है, उसमें लोकसभा अध्यक्ष हों, उपराष्ट्रपति हों और अब राष्ट्रपति, वे सीधे सीधे एक पार्टी विशेष जो सत्ता में बैठी है उसके हित साधन के लिए बयानबाजी करते हैं। मैं थोड़ा और पीछे ले जाना चाहता हूं राजीव। गुजरात के विधानसभा चुनाव में महामहिम राष्ट्रपति का दौरा हुआ था। एन चुनाव में उन्होंने वहां जाकर एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरा देश गुजरात का नमक खाता है। सीधी सी बात है, चलते हुए चुनाव में आप गुजरात के लोगों को इस तरह से प्रेरित कर रहे हैं कि जैसे गुजरात का उपकार बाकी के पूरे देश पर है। अगर गुजरात से नमक नहीं मिलता तो पूरा देश नमक ही नहीं खा पाता, जबकि हमारे देश में बाकी जगह से भी नमक आता है। यह ज्यादा चिंताजनक बात है कि बंगाल के घटनाक्रम में बीजेपी राजनीति करे, हमें और आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, और हमें आपत्ति है भी। हर राजनीतिक दल का काम है, अगर वो सत्ता में नहीं है, सत्ता में आने के लिए आंदोलन करे, प्रदर्शन करे, धरना दे, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करे, घेराव करे, राजभवन के सामने जाकर बैठ जाए। लेकिन उसमें राष्ट्रपति स्वयं टूल बन जाए पार्टी विशेष के लिए, ये बहुत गंभीर और चिंताजनक बात है, आपत्तिजनक तो है ही। हम और आप सब जानते हैं राजीव जी की भारतीय जनता पार्टी बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पाती। नरेंद्र मोदी को यह बर्दाश्त नहीं होता कि वे हर स्तर पर उतरने के बावजूद पिछली 2 बार से ममता बनर्जी के हाथों शिकस्त खा रहे। उन्होंने बंगाल में जाकर यह तक कहा था, कलकत्ता में एक ब्रिज गिरा था, एक पुल गिरा था, तो उन्होंने कहा था कि ईश्वर का संदेश है इस सरकार के खिलाफ। यानी बंगाल में एक पुल गिरना ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ परमपिता परमेश्वर संदेश दे रहा था, और मोदी जी उसको खुद जनता तक पहुंचा रहे थे। इसके बावजूद जनता ने नहीं सुना। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने दीदी ओ दीदी और किस तरह के भाषण दिए, वो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के अनुकूल नहीं थे। इसके बावजूद कैसे बात बनेगी? अगर आप निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति का, देश का अगर कोई भी संवेदनशील नागरिक होगा, उसको महिलाओं के खिलाफ इस तरह के दुर्दांत हिंसा को लेकर के उसके मन में एक आक्रोश उपजना चाहिए। लेकिन अगर यह कोलकाता घटना को लेकर के उपजता है और मणिपुर घटना के लेकर के उसमें कोई स्पंदन नहीं होता, तो फिर वो संवेदनशील व्यक्ति नहीं है, वह मौके के अनुसार बयान दे रहा है। और जब आप मौका परस्ती करेंगे तो आप असर नहीं छोड़ सकते। अगर आप अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में शांत रहेंगे, आज क्या हुआ, फर्रुखाबाद में 2 लड़कियां पेड़ से लटकी हुई पाई गई जी।
कैसे जांच करके आप बता दे रहे हैं कि साहब आत्महत्या है ये? आपने पुलिस ने एकदम सीधे कर दिया कि आत्महत्या है और आप स्वीकार कर ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये हिंसा नजर नहीं आती, इस पे प्रतिकार नजर नहीं आता, इस पे बंद का आह्वान उनको नहीं करनी चाहिए, उनको सड़क पर नहीं निकलना चाहिए। हाथरस की घटना पे जब बिना उनके उस युवती के परिजनों को विश्वास में लिए आप जला देते हैं, तब आपकी नाराजगी सामने नहीं आती, तब आप सड़कों पर नहीं निकलते हैं, तब आप आक्रोश व्यक्त नहीं करते हैं। बिल्किस बानो के सजायाफ्ता अपराधियों को आपकी सरकार रिहा कर देती है समय से पहले, तब आपके ऊपर में नाराजगी नहीं आती, आप सरकार से नहीं पूछते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, वहां के लोगों को के मन में कोई भाव नहीं जागृत होते कि सामूहिक नरसंहार और सामूहिक दुराचार के आरोपी नहीं है वो सजायाफ्ता है। और बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो ब्राह्मण है और उनसे इस तरह के दुष्कर्म की आशंका दूर दूर तक नहीं है, तब भी आप कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। और आप कहेंगे कि नहीं कलकत्ता में अपराध हो, बिल्कुल कलकत्ता में अपराध हुआ है, लेकिन उस अपराध के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ममता बनर्जी ने जो बात कही, मैं निजी तौर पर मैं उससे सहमत नहीं हूं। 10 दिन के भीतर आप किसी को फांसी की सजा कैसे दे सकते हैं? न्याय की प्रक्रिया क्या है कि निष्पक्ष, समयबद्ध तरीके से और ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए, और उसी तरह से निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से साक्ष्यों के साथ उस मामले की सुनवाई होनी चाहिए। कौन सा आपके पास तरीका है कि 10 दिन के भीतर आप मामले की सुनवाई भी कर लेंगे और 10 दिन में फांसी भी दे देंगे आप? ममता बनर्जी का यह बयान वैसे ही राजनीतिक बयान है जो भारतीय जनता पार्टी उस मामले पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी की यह पोस्चरिंग है कि महिला हिंसा को लेकर के उनके मन में क्या है, वो किस तरीके से इस विषय को लेकर गंभीर हो सकती हैं कि 10 दिन के भीतर वो फांसी की बात कर रही हैं। यह केवल एक राजनीतिक बयान है। रही बात राष्ट्रपति जी के बयान की, मैं कहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने बयान नहीं दिया, उनसे सवाल पूछा गया, उसका जवाब उन्होंने दिया, ठीक है। लेकिन अपने सवाल के जवाब में इस देश में हुई जितनी चर्चित घटनाएं, अगर वो उसका उल्लेख कर देती तो शायद उनके स्तर पर ज्यादा संवेदनशीलता नजर आती, उनकी बात का ज्यादा असर होता, नागरिकों में संदेश जाता कि देश की राष्ट्रपति भी इस तरह की हिंसा को लेकर के गंभीर है। अगर आप इस तरह के महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा के बारे में चुप रहे, मतलब मणिपुर से बड़ी घटना कौन सी है? वहां की राज्य सरकार के ऊपर वहां के लोगों ने कहा कि हमको इस सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री को एक वर्ग का मुख्यमंत्री होने का लोगों ने आरोप लगाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। आज भी वो सरकार चल रही है, उस सरकार की किसी नाकामी की चर्चा नहीं हो रही है। उसी राज्य में हजारों की संख्या में लोग अपने घरों से विस्थापित होकर के राहत शिविरों में रह रहे हैं। उनके अपने घर वापसी के लिए कोई राज्य सरकार की उससे कोई तैयारी नहीं दिखती, वहां संवैधानिक विफलता नहीं है। अगर आप मणिपुर की सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकते, वहां के मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं ले सकते, तो ममता बनर्जी से क्यों इस्तीफा ले लेंगे? ममता बनर्जी ने तो जो आरोपी था उसको गिरफ्तार कराया, कोलकाता की पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, जो भी जांच के तौर तरीके उसको अख्तियार किया और कहा कि इस तारीख तक अगर आप किसी निश्चित परिणाम तक नहीं आते तो सीबीआई को जांच दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री कहने पे जांच चल रही सीबीआई से। अब तो सवाल सीबीआई से पूछे जाने चाहिए कि इतने दिनों के बाद आपकी प्रगति कहां हुई? तो मणिपुर पे चुप रहना, कोलकाता पे मुखर होना, राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। बिल्किस बानो पे चुप रहना, अंकिता भंडारी के मामले पे चुप रहना और कोलकाता के मामले पे बंद का आह्वान करना, राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। और इस तरह की राजनीतिक कोशिशें आम आदमी की निगाह में कभी सफल नहीं होती। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी राजनीति और राजनीति किस दिशा में जा रही है ये आप लोग देख रहे हैं। जरा अमलेंदु जी, आपकी टिप्पणी भी इस पे बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ ये समझना जरूरी है कि क्या सचमुच बंगाल उस दिशा में जा रहा है जहां राष्ट्रपति शासन की गुंजाइश दिखाई देती है? राजीव जी, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति महोदया ने आज तो सीधे सीधे केंद्र सरकार पे हमला बोल दिया, ऐसा लगता है। क्योंकि इतना तो मुझे लगता है राष्ट्रपति महोदया को भी जानकारी होगी कि मामला सीबीआई के पास में है और सीबीआई ममता बनर्जी में नहीं है, सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन है और वही उसकी जांच कर रही है। लगता है कि शायद वो केंद्र सरकार को कुछ कहना चाहती है। अब मोदी जी को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तो राष्ट्रपति भी जो है ऐसे अपराधों पर बोल रही है।
महत्वपूर्ण बात राजीव की ये है कि उसी पश्चिम बंगाल में वहाँ के जो राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस साहब, उनके ऊपर भी कुछ इसी तरीके के आरोप हैं यौन शोषण वगैरह के, उनकी राजभवन की कर्मचारी ने लगाए। और गवर्नर साहब ने पुलिस को अंदर घुसने की अनुमति नहीं दी और कर्मचारियों से भी कह दिया कि कोई गवर्नर के सामने नहीं जाएगा। राष्ट्रपति महोदया सीधे सीधे गवर्न करती है गवर्नर को। अगर राष्ट्रपति महोदया ने सीवी आनंद बोस के ऊपर भी कुछ कहा होता तो ये देश बहुत प्रफुल्लित होता और राष्ट्रपति महोदया को बहुत थैंक्स बोलता। लगता है कि राष्ट्रपति महोदया को आनंद बोस के मामले पर भी कुछ ना कुछ अवश्य बोलना चाहिए। ठीक है, उनके नजर नहीं गई मणिपुर पे अभी तक, तो हो सकता है कि थोड़ा दूरदृष्टि का दोष हो, नहीं जा पाई है मणिपुर पे नजर उनकी, या हाथ पे नजर नहीं गई, या वहाँ जो बदलापुर है वहां नजर नहीं गई, बलसाड़ में नहीं गई, नजर नहीं गई। हो सकता है कि कुछ दृष्टि का दोष उसकी नजर नहीं जा रही हो, लेकिन ये जो सिलेक्टिव मोड है राष्ट्रपति का, राजीव जी, मुझे लगता है 70 साल है कोई राष्ट्रपति इस तरीके से खुला जो है। और ये चूंकि 70 सालों में बहुत सारे 70 सालों में बहुत सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो उन रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड भी है कि राष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी अब खुल्ला राजनीति के मैदान में उतर रहा है, तो इसको दिखाया सकता है। अब गवर्नर रूल लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन भूमिका बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कहा नहीं जा सकता। और राजीव जी, जिस तरीके से उत्पात भारतीय जनता पार्टी वहां मचा रही है बंगाल में, विधानसभा चुनाव के दौरान और विधानसभा चुनाव से पहले भी ऐसे ही उत्पात भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बंगाल में मचाए थे। यहाँ तक कि जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ी गई थी, उसमें भी आरोप लगा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही वो मूर्ति तोड़ी है, और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के चुनाव में देखने को मिला। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि इस तरीके से करके और सरकारें गिरा करके वो सरकार में आ जाएगी, मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन एक चीज साफ है राजीव जी की देश की इकलौती कहा जाए कि महिला मुख्यमंत्री है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का ये रुख साफ तौर पर बताता है कि मानसिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है। जी जी, सुमन भट्टाचार्य जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, क्या लगता है आपको जो कुछ अभी पिछले 20 दिनों में हुआ है और आज जो बयान आया है राष्ट्रपति जी का, द्रौपदी मुर्मू का, ये बयान किस दिशा में बंगाल को ले जा रहा है? क्या बंगाल में राजनीतिक तौर पर अस्थिरता हम आने वाले समय में देखने जा रहे हैं? क्या वहाँ राष्ट्रपति शासन की गुंजाइश दिखाई दे रही है? गुंजाइश हो ना हो, लेकिन सिफारिश दिखाई दे रही है क्या कुछ आप देखते हैं? वहाँ के जो लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? कितना वहाँ के लोगों पर इस पूरे घटनाक्रम का असर पड़ा है, जरा ये बताइए। लोकली क्या कुछ है और यहाँ दिल्ली में जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट? बोल चुका था, अभी मैं रिपीट आ रहा हूं। तो मैं कलकत्ता के बारे में और लोकल सिचुएशन के बारे में बोलने से पहले 10 सेकेंड जो दूसरे 4 सीनियर जर्नलिस्ट लोग बोले उसके ऊपर थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहूंगा। प्रशांत टंडन जी बहुत अच्छे बोला, लेकिन मैं प्रशांत जी के एक बात से सहमत नहीं। थोड़ा सा सीबीआई के लोग स्विट्जरलैंड जाएंगे, कुछ सामान खरीदेंगे, इसको तो अप्रूव कर देना चाहिए ना। मेहुल चोकसी के लिए कितने लोग कैरिबियन द्वीपपुंजों में, कितने हमारे सेंट्रल एजेंसी के लोग गए, तो मेहुल चोकसी तो वापस ना आए, वो लोग थोड़ा सा बारबाडोस से कैरिबियन दूसरा कुछ लेके वापस आ गए। इतना तो होना चाहिए, इतना तो हमारे सेंट्रल एजेंसी को थोड़ा सा छूट देना चाहिए। और सुनील शुक्ला जी ने जो बताया थे, सुनील शुक्ला जी ने बिल्कुल ठीक बताया। जो एलिगेशन ज्यादातर जो सोशल मीडिया में हम लोगों ने देखा कि वहां पे जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस थे उसको बदल दिया गया, टीएमसी के लोग ये किया, ये सब कुछ पिछला 9 अगस्त ये रात को ये घटना हुआ और आज हम लोग 28 अगस्त को बात कर रहे हैं। हाँ, 19 दिन हो गए। तो सीबीआई को अगर इस सब के लिए कुछ भी एविडेंस मिल जाता तो सीबीआई जरूर किसी को अरेस्ट करता। जो प्रशांत टंडन जी बोला वो बिल्कुल सच बात है। उन लोगों ने इस बात को करप्शन के तरफ धकेल रहा है सिर्फ एक बात के लिए, क्योंकि पीएमएलओ चाहिए। ईडी के सिवाय और दूसरे किसी भी तरीके से किसी को आजकल के दिन में अरेस्ट करके आप जेल में नहीं रख सकते, पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते। सीबीआई किसी को भी अरेस्ट करता है तो आज के दिन में जो भी चंद्रचूड़ जी ने बोला है, बेल इज ए रूल, प्रिजन इज ए एक्सेप्शन, तो सीबीआई उसको जेल में बंदी नहीं रख सकते हैं।
तो इसलिए इनको एक करप्शन चाहिए। करप्शन नहीं होता है तो भाजपा की जो सफेद चेहरा है, जो अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल थोड़ा सा बीच बीच में आके थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट चला देता है, जो उसको अगर हटा दीजिएगा तो मोदी जी की जो सफेद चेहरा है उसके लिए ये चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू द बंगाल की सिचुएशन, देखिए बंगाल में पिछले दो दिन से भाजपा ने एक पहले बार मैंने जो बोला एक स्टूडेंट रैली करने की कोशिश किया, लेकिन स्टूडेंट रैली में ज्यादातर लोग 50 साल के ऊपर ही थे, जो एमपी थे, एमएलए थे, वो 50 साल के ऊपर ही थे। तो हम लोगों ने मान लिया कि भाजपा में तो देर से एजुकेशन शुरू होता है, शायद पिछला एमपी अर्जुन सिंह या जो 10-12 एमएलए आया वो शायद अभी भी किसी ना किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा है। लेकिन राजीव जी, वो एक बहुत अच्छा बात, ये हमारी दुर्भाग्य है कि वो जो नेशनल मीडिया है वो ज्यादातर नहीं दिखाया, लेकिन अगर दिखाता तो एक बहुत बड़ा अच्छा बात होता। पूरा देश में, स्पेशली कश्मीर में हम लोग जानते हैं, अगर कोई पुलिस की गाड़ी को अटैक करते हैं, पुलिस को मारते हैं, तो वो एंटी नेशनल होता है। अभी मैंने देखा जोगी जी ने एक लॉ भी पास किया जो एंटी नेशनल पोस्ट करने से बिल्कुल जेल में। लेकिन बंगाल में क्योंकि भाजपा अपोजिशन में है, तो पुलिस को मारना, पुलिस को गिराना, पुलिस का आंखें नोच लेना, ये सब बिल्कुल देश प्रेमी जैसे एक काम है। ये भाजपा ने दिखा दिया कि बंगाल में अगर हम लोग ये सब करते हैं तो ये देश प्रेमी का काम है। और दूसरा बात, आज जो सारा दिन बंद हुआ, उस सारा दिन बंद से भाजपा ने जितना ट्रेन को तोड़ा, वो देख के अश्विनी वैष्णव जी भी थोड़ा सा घबरा जाएंगे, क्योंकि पहले आपको याद होगा राजीव जी, जो सीए और एनआरसी के टाइम में जब ट्रेन में तोड़फोड़ होते थे तो भाजपा के लोग बोलते थे ये सारा एंटी नेशनल, एक्चुअली बोलते थे मुसलमान कर रहा है। लेकिन आज भाजपा की नेशनल फ्लैग लेके जितना लोग हमारे यहाँ पे ट्रेन वेन में तोड़ा, तो वो वीडियो अगर आपके पास पहुंच जाते तो आप सोचा रही भाजपा के लोग भी ऐसे एंटी नेशनल काम कर रहे, क्या हो गया। तो एंटी नेशनल और देशभक्त, ये भाजपा के लिए टर्म बदल के जाते हैं। जहां पे हम लोग मीन्स आरएसएस बीजेपी पावर में है, वहां पे एंटी नेशनल का कुछ दूसरा डेफिनेशन, बंगाल में दूसरा डेफिनेशन। देखिए बंगाल में भी कोई विश्वास नहीं करता है, जो सुनील शुक्ला जी ने बोला जी यहाँ पे राष्ट्रपति शासन जारी होगा, लेकिन ऐसे एक माहौल तैयार करना चाहिए। भाजपा हर वक्त एक माहौल तैयार करते हैं, और ऐसे माहौल भाजपा तैयार करते, भाजपा बंगालोर में हिजाब इशू उठाता है क्योंकि उसको यूपी इलेक्शन में पोलराइजेशन चाहिए। तो शायद बंगाल में जो ये इशू उठा रहा है क्योंकि हरियाणा में जो विनेश फोगत की जो इशू है, जो वुमेन सेफ्टी का इशू है, जो रेसलर की इशू है, वो शायद सामने ना आए। तो भाजपा बहुत दूर के सोच के अपना पूरा गेम प्लान जो बनाता है, वो बंगाल की एक डॉक्टर की मौत को इतना बड़ा नेशनल इशू बनाना चाहते हैं कि देखो हम लोग सिर्फ वुमेन सेफ्टी के लिए लड़ते हैं, लड़ना ही चाहिए भाजपा को, उसका जिम्मेदारी है, लेकिन दूसरे लोग लड़ते नहीं है तो हरियाणा में हमको वोट दो। ये भारत की जो आज के दिन में रूलिंग पार्टी है, इसका एक खासियत है। और मैं याद करा दूंगा, द्रौपदी मुर्मू का होना चाहिए, मैं फिर से बोलता हूं, जो पाठक जी ने बोला वो हमारे राष्ट्रपति है, वो हमारा गार्जियन है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन उनका विवेक तब जागरूक हुआ जब झारखंड में भी चुनाव आ रहा है, थोड़ा सा एक आदिवासी प्रेसिडेंट होने का कुछ तो फायदा भाजपा को मिलना चाहिए। तो भाजपा एक पॉलिटिकली एक चीज को सजाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे जी ये सब चीज करके भाजपा, शायद सुनील जी ने बोला या प्रशांत जी ने बोला, भाजपा अपना जो नेशनल पॉलिटिक्स है उससे थोड़ा उसको डाइवर्ट कर नहीं पा रहा। आज के दिन में भाजपा राहुल गांधी से इतना डरता है कि राहुल गांधी बोला लैटरल एंट्री होना नहीं चाहिए, और लैटरल एंट्री वापस ले लिया। अब अगर आप देखेंगे जो मूड ऑफ द नेशन है, तो वो भाजपा ने नहीं देखा, लेकिन 6 ऐसे बिल है जो भाजपा ने कोल्ड स्टोरेज में भेज दिया, जो पहले होता तो मोदी जी अपने बल पे अपना 56 इंच से निकाल लेते। सुनील शुक्ला जी ने बहुत अच्छा बोला कि बंगाल में उन्होंने बहुत कोशिश किया और वो कोशिश जारी रहेगा मेरे ख्याल से। लेकिन ये 2 दिन का जो तोड़फोड़, ये जो गाली गलौज, ये जो पुलिस को मारना पीटना, ये सब जो ये रिक्लेम द नाइट के बाद
जो मूवमेंट था, जो एक सिविल मूवमेंट था, उससे भाजपा को अलग कर दिया। अभी भाजपा के पास बंगाल में हर वक्त 38% का वोट परसेंटेज है, उसके लिए भाजपा चलेगा, लेकिन कांग्रेस, सीपीएम और लिबरल के पास जो 13-14 का वोट परसेंट है, वो ये सिविल सोसाइटी मूवमेंट लेके अलग चलेगा। तो ये एक तरह से अच्छा हुआ ममता बनर्जी के लिए, जो ममता बनर्जी का जो ऑपोजिशन है वो दोनों तरफ में बांट गए। ये ममता बनर्जी को पॉलिटिकली एडवांटेज दे। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है, जो सुनील शुक्ला जी ने राइटली पॉइंटेड आउट, जी क्या सीबीआई और भाजपा आखिर तक सीरियस है वोमेन सेफ्टी के लिए? क्या आखिर तक उन्होंने वोमेन सेफ्टी के लिए बिल लाना या वोमेन सेफ्टी के लिए ऐसा कुछ करना जो सचमुच ये सब काम को रोक पाते हैं, ऐसा कुछ करेगा? मेरे ख्याल से नहीं है। और बंगाल की जो लोग हैं, जो मैं इसलिए मैं बोल रहा था, जो लोग जो रिक्लेम द नाइट को क्लेम किया, जो लड़कियां, जो स्टूडेंट लीडर, वो भी ये जानते हैं, तो वो अपना मूवमेंट को भाजपा से अलग कर दिए। उनका मूवमेंट अभी हथराव, उन्नस से, कठुआ से पूरा सारा मूवमेंट को एक साथ उन्होंने जोड़ा, क्योंकि वो लोग सचमुच वुमेन सेफ्टी के लिए सोच रहा है। और भाजपा का इशू है ये, जो अपने पास जो 38% का वोट बैंक है और जो एग्रेसिव हिंदुत्व में विश्वास करता है। मैं आपको याद करा दूं, ये पिछला 20 दिन से बंगाल में सिर्फ वो जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है उसको बिगाड़ दिया है, ऐसा कैंपेन नहीं चला। सोशल मीडिया में ऐसे भी चला जो उस भयानक रात में उस इंटर्न के साथ जो 4 और इंटर्न थे, उन्होंने ही खून किया, क्योंकि वो 4 इंटर्न में तीनों मुसलमान थे। तो ये सब सोशल मीडिया में कैंपेन चला। मधु किशोर ने ट्वीट करके बताया, इसीलिए 4 मुसलमानों के बचाने के लिए ममता गवर्नमेंट ये सब कर रहा है। सो दैट कम्युनलाइजिंग कैंपेन, वो सांप्रदायिक सोच मेरे ख्याल से अभी भाजपा को बिखर रहा है। एक तरफ भाजपा की जो पॉलिटिक्स वो चल रहा है, और दूसरी तरफ वुमेन सेफ्टी का जो सचमुच का जो प्रोटेस्ट होना चाहिए, जो मूवमेंट होना चाहिए, वो चल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात अभी आप आखिर में जो बता रहे थे कि कैसे 4 लोगों और उनमें से 3 का नाम, मुस्लिम नाम यहाँ बताकर दिखाकर कम्युनलाइज करने की कोशिश और हिंदुत्व के एजेंडे को फिर से यहाँ लाने की कोशिश हो रही थी, और जिसको यहाँ कहीं ना कहीं नकारते हुए और उस नैरेटिव को सेट होने से पहले ही बाहर करते हुए ममता बनर्जी। लेकिन ममता बनर्जी के राज में जो कुछ हुआ ये बहुत गलत है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी राजनीति जो चल रही है वो और भी गलत है। ममता बनर्जी इसको लेकर सजग हैं और वो अपनी बात रख रही हैं। वो कानून बनाने की बात कर रही हैं। कानून कैसे बनेगा, क्या बनेगा, उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान, ये तो बाद की बात है। लेकिन आज की तारीख में कैसे इस मसले को वहाँ ममता बनर्जी सुलझाएंगी, लेकिन क्या ये मसला सुलझने से पहले और उलझ जाएगा? क्या राष्ट्रपति जी का, द्रौपदी मुर्मू जी का जो आज भाषण है, उस भाषण से आज जो कुछ हो रहा था उसमें ये भाषण जो है उसने घी का काम किया है? और क्या यहाँ से आने वाले समय में हम कुछ और दिशा में बंगाल को जाते हुए देखेंगे? थोड़ा सा इसको और गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं इसको? पहले दौर में भी आपने बहुत सारी बातें रखी थी, ज़रा उस हिसाब से थोड़ा बताने की कोशिश कीजिए कि क्या आने वाले समय में बंगाल की स्थिति, वहाँ के हालात बिगड़ते हुए नजर आते हैं? देखिए राजीव जी, अभी बाबू मुशाहिद ने, सुमंदा ने जो कुछ कहा उसमें लगभग सारी बातें आ गई, लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही कि अलग अलग राज्यों में कौन सा काम देशद्रोह है, कौन सा काम किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है। जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार की हिमायत में आप सोशल मीडिया पर लिखेंगे तो आप देशभक्त हैं, अगर सरकार की आलोचना करेंगे तो आपको आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। एक चीज इसमें और जोड़ दी, न्यायपालिका की भूमिका पर भी साथ साथ विचार करना जरूरी है। जो न्यायपालिका बंगाल में बंद को संवैधानिक मानती है, वही न्यायपालिका महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बंद को असंवैधानिक करार दे देती है। वहां शिवसेना वगैरह को अपना बंद वापस लेना पड़ता है। ऐसा इससे पहले कब देखा गया इस देश में?
बंद का कॉल करना एक लोकतांत्रिक तरीका है। हमारे देश में हम लोग तो कम से कम आधी सदी से हम सब देखते आए, बचपन से आज तक कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है, कोई ऐसा ट्रेड यूनियन नहीं है जिसने बंद का आह्वान न किया हो, कोई ऐसा समुदाय नहीं है जिसने अपने हकों के लिए शहर बंद, बाजार बंद, भारत बंद, प्रदेश बंद के आह्वान न किए हो। लेकिन अब न्यायपालिका इस तरह से कर रही है कि महाराष्ट्र में बंद का आह्वान असंवैधानिक है, बंगाल में बंद का आह्वान संवैधानिक है। इस पर भी विचार करने की जरूरत है। जहां तक सवाल बंगाल के भविष्य का है, आने वाले दिनों में बीजेपी और मोदी शाह का लक्ष्य तो यही है कि वहां किसी भी तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ जन आक्रोश गरमाए रखा जाए और अंततः गृह मंत्रालय को राज्यपाल को रिपोर्ट दे दे, गृह मंत्रालय केंद्र सरकार को रिपोर्ट दे दे और राष्ट्रपति को यह सिफारिश चली जाए कि वहां की निर्वाचित सरकार को बर्खास्त किया जाता है और सीधा नियंत्रण केंद्र अपने हाथ में ले ले। हम सब जानते हैं राज्यपाल या राष्ट्रपति शासन केंद्र के अधिकार में ही होता है। राज्यपाल जिस तरह से कठपुतली बने हुए हैं इस देश के, वे जिस तरह की भूमिका अदा कर रहे हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती कि इस माहौल को उस चरम तक ले जाया जाए जहां राज्यपाल ये रिपोर्ट दे दें कि सरकार बर्खास्त की जाए। लेकिन जैसा कि सुनील जी ने कहा था, ये एक आत्मघाती कदम होगा। भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह इस बात को नहीं समझ पा रहे कि सिर्फ बंगाल ही नहीं, बंगाल में तो घाटा होगा ही। बंगाल में ममता बनर्जी की जमीन सिर्फ एक घटनाक्रम से, भले ही वो कितनी भी नृशंस घटना हो, जमीन उनकी दरक नहीं गई है, जमीन उनसे छिन नहीं गई है। आज भी जनाधार ममता बनर्जी का यथावत है। पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। बीजेपी चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही उसका। तो अगर बीजेपी को ऐसा लगता हो कि एक घटना के भरोसे, एक घटना के बहाने वहां की निर्वाचित सरकार को बर्खास्त करके वो बंगाल में कुछ हासिल कर लेगी, तो शायद वो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर घुसाए हुए है। इसका संदेश बाकी देश में भी गलत ही जाएगा। सिर्फ अंधभक्तों, बीजेपी के कट्टर समर्थकों को छोड़कर पूरा देश समझ रहा है कि इस आंदोलन को हवा देने वाले लोग कौन हैं, उनकी असली मंशा क्या है, उनका अल्टीमेट गोल क्या है। क्या सचमुच में वे महिलाओं की सुरक्षा, उनकी अस्मिता के लिए ही चिंतित हैं, या ममता बनर्जी की सरकार को हटाना? अगर वे महिला अस्मिता के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए चिंतित होते तो देश में हर राज्य में हो रही घटनाओं को लेकर भी कम से कम सोशल मीडिया पर अपने अपने प्रोफाइल पर 2 लाइन तो लिखते। बंगाल की घटना के बाद हर दिन अलग अलग राज्यों में घटनाएं हो रही है राजीव जी, लेकिन इनमें से आपको किसी की भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एक लाइन नहीं मिलती, क्योंकि उनकी चिंता का विषय महिलाओं का सम्मान है ही नहीं। उनकी चिंता का विषय यह है कि एक बड़ा राज्य बीजेपी के कब्जे में क्यों नहीं है, क्यों पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जैसी नेता उन्हें बार बार चुनावों में पटकनी दे रहे। तो इसलिए मैं ऐसा मानकर चलता हूं, ये प्रयास अभी रुकने वाला नहीं है। एक कोशिश तो, भरपूर कोशिश केंद्र सरकार, मोदी शाह जरूर करेंगे कि किसी तरह ममता बनर्जी की सरकार को चलता कर दिया जाए। यद्यपि इसका आकलन कर रहे होंगे वे कि इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, फिर भी जैसा उनका अतीत है सरकारों को गिराने का, या तो दल बदल कराकर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, अरुणाचल, बड़ी लंबी फहरिस्त है इस काम की भी। क्योंकि पश्चिम बंगाल में दल बदल कराकर वे सरकार नहीं गिरा सकते, ममता बनर्जी की पकड़ अपनी पार्टी और विधायकों पर इतनी मजबूत है और उतनी बड़ी संख्या में विधायक टूट नहीं सकते। इसलिए अब ये दूसरा तरीका अपनाने की कोशिश हो रही है कि किसी तरह कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। ये हो सकता है राजीव जी, मैं अभी इसकी संभावना या आशंका देख रहा हूं। जी राजीव। क्या प्रशांत जी आप भी ऐसा देखते हैं? ये राजीव जी, राष्ट्रपति शासन लगाने की जो पृष्ठभूमि है वो होती है
संवैधानिक मशीनरी का फेलियर, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर, जी यानी राज्य संवैधानिक स्कीम के तहत नहीं चल रहा है। और उसके यार्डस्टिक है, बोमई केस में बहुत सख्त सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित कर दिया है कि सर राष्ट्रपति शासन कैसे लगेगा। उसके बाद वहाँ पे फ्लोर टेस्ट कैसे होगा, ये सब चीज़ें बोमई केस में परिभाषित हो चुकी हैं। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में रोमेश भंडारी ने जिस तरह से किया था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से नलीफाई किया। जिस तरह से उत्तराखंड की सरकार गिराई गई थी और बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट ने रीइंस्टेट किया। ये तो छोटी सरकार है, मतलब ये छोटे राज्यों की सरकारें थी। जी उत्तराखंड की सरकार तो, पश्चिम बंगाल तो बड़ा एक राज्य है और वहाँ की नेता, अभी आपने ममता बनर्जी का सुना है किस तरीके से बोल रही हो। तो वहाँ पे राजनीति को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे, राष्ट्रपति शासन लगाने का सोचेंगे भी, मैं लागू करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मंशा भी जाहिर करेंगे, तो भी इस देश में बड़ा भूचाल आ जाएगा। और जैसा मैंने पहले कहा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार राजनीति में अलग थलग पड़ जाएंगे। देखिए ये फेडरल राजनीति, जो क्षेत्रीय दलों की राजनीति है, उसमें बहुत एकता है। और ममता बनर्जी के हो सकता है कि कांग्रेस से संबंध 19-20 रहते हो, लेकिन उनके संबंध चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से बहुत अच्छे हैं। इंडिया गठबंधन की शुरुआत में भी नीतीश कुमार से बहुत अच्छे थे और अभी भी है। तो इतना आसान नहीं है इस तरीके का मिस एडवेंचर करना। जी लेकिन मोदी और अमित शाह बिना कंसल्ट किए कुछ भी कर सकते हैं, ये भी बात है। ये हम देख रहे हैं, लगातार होता है। दूसरी बात की जो सीबीआई का केस है और उसके बारे में बात हो गई, सुमन जी ने भी कहा कि सीबीआई के पास अब बॉल सीबीआई कोर्ट में है। जो प्रदर्शनकारी हो सीबीआई से पूछे कि केस का क्या हुआ। और एक आखिरी बात ये कि देखिए, बीजेपी और आरएसएस, कभी भी आप इतिहास उठा के देख लें, रिकॉर्ड देख लें, कभी भी किसी दलित, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ा वर्ग के साथ अगर बलात्कार हुआ है, हत्या हुई है, अन्याय हुआ है, उसके लिए कभी भी सड़कों पर नहीं आएंगे। इस देश के तमाम लोग सड़कों पर नहीं आएंगे। आप देखिए मुजफ्फरपुर की घटना हुई है और अभी कल लटकती हुई लाशें मिली है फरुखाबाद में, उत्तर प्रदेश में, दलित बच्चियों की। नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो भी नहीं लेगा। सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो भी इसीलिए जो राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं ना बहुसंख्य समाज की, वो इस बात को दर्शाती है कि इस देश में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो किस प्रकार जातिवादी हैं, जी किस प्रकार वो दलित और आदिवासी के क्राइम को क्राइम ही नहीं समझते, उसके ऊपर हुए क्राइम को, उसके खिलाफ हुए अन्याय को अन्याय ही नहीं समझते। ये सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना है, ये सिविल सोसाइटी और मीडिया को भी सोचना है। और राजीव जी, इसी बात को लेकर अब विमर्श और तरीके से बन रहा है। जितना बंगाल के मामले में बीजेपी आगे बढ़ रही है, उतना मजबूत दूसरा विमर्श बन रहा है कि फर्रुखाबाद में क्यों चुप है, ये मुजफ्फरपुर पे क्यों चुप है, ये रुद्रपुर पे क्यों चुप है, ये थाने की घटना में क्यों, बदलापुर की घटना में क्यों चुप है। तो ये दूसरा जो विमर्श बन रहा है वो बीजेपी के खिलाफ उतना ही मजबूत और बड़ा बन रहा है और ज्यादा नुकसानदायक है बीजेपी के लिए। अगर राजनीति, बलात्कार पर राजनीति करनी है तो भी, अगर यही तय कर लिया है कि बलात्कार की घटनाओं पे हम राजनीतिक भविष्य तलाशेंगे किसी राज्य में, तो उस परिप्रेक्ष्य में भी वो नुकसानदायक साबित हो रहा है। क्योंकि दूसरी घटना है, क्योंकि समाज तो बात करता है जी, और समाज में बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो ये विमर्श बहुत उल्टा पड़ रहा है। और जो
सुमन जी बताएंगे जो पश्चिम बंगाल छात्र समाज है वो कौन लोग हैं? ये जो शुभांकर हलकर है वो कौन है? वो कह चुके हैं कि वो आरएसएस के हैं। सुमन जी बताएंगे। जी सुमन जी, कौन है ये लोग? नहीं, वो तो आरएसएस के है, उसमें हो ही सकता आरएसएस एक मूवमेंट करे, लेकिन वो हिस्ट्री में एमबीए कर रहा है। और एक दूसरा बंदा जो स्टूडेंट था उन्होंने बताया कि वो बांग्ला में बीटेक कर रहा है। ये दोनों डिग्री देख के थोड़ा सा बंगाल के लोग हैं वो थोड़ा सा परेशान हो गए, ये आरएसएस ये नया डिग्री कहाँ से लाया। ये हिस्ट्री में एमबीए और बंगाल में बीटेक, बांग्ला में बीटेक, ये करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हो सकता है जब मोदी जी और स्मृति ईरानी जी को लोगों की उम्र कितनी, एज कितनी है सुमन भट्टाचार्य जी? नहीं, मैं आपको बताया था ना, जो अमित मालविया जिस बंदे का तस्वीर ट्वीट किया, बोला जी ये वो काफी एजेड बंदे थे, वो एक रेड कलर के एक साधु के पोशाक में थे, तो उसका ट्वीट करके बताया कि ये कितना बड़ा दानी है। ये है, बाद में पता चला वो एक टीवी मैकेनिक है और वो किसी कमल बसु बंगाल के जो पुराना सीपीएम का मेयर था उसका पोता भी नहीं है। ये सब झूठ अमित मालविया लिखता रहता है। और मैं जो बताया ना आपको, जो अगर आप एवरेज एज देखेंगे तो एवरेज एज ऑफ द एंटायर प्रोटेस्ट रैली वाज मोर देन 50। ठीक है, ठीक है, भाजपा को यूथ नहीं मिलता है, कैसे मिलेंगे? वो यूथ के लिए नौकरी नहीं देता है, कुछ नहीं देता, कैसे मिलेंगे? लेकिन मान लीजिए जो नॉर्थ कलकत्ता से मिचिल हो रहा था, जो प्रशांत टंडन जी पूछ रहे थे, उसका लीड कर रहे थे अर्जुन सिंह जी। तो अर्जुन सिंह जी का उम्र आप पार्लियामेंट की लिस्ट से देख सकते हो, वो तो पूर्व सांसद रहे। जो दूसरे जगह से मिचिल लीड कर रहे थे वो भाजपा का एक एमएलए लीड कर रहे थे, उसका एज मैंने चेक किया, उसका एज था 67। तो ये सब होता रहता है, इसमें मैं कुछ बहुत बुरा बात नहीं मानता हूं। मोदी जी खुद बोला है वो 88 से मेल कर रहे थे। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? बाबू मोशाय, पहली बात तो ये कि हिस्ट्री में एमबीए भी हो सकता है और बांग्ला में बीटेक भी हो सकता है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किए हुए हैं, जिस विषय में दुनिया में और कोई दूसरा विद्यार्थी नहीं है। लेकिन मैं हस्तक्षेप दूसरी चीज के लिए करना चाहता था राजीव जी। प्रशांत जी ने सरकारों को बर्खास्त करने की जो संवैधानिक प्रक्रिया बताई, उसमें एक चीज और जोड़ना है। एक तो ये होता है कि अगर किसी राज्य में सरकार संवैधानिक रूप से अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रही या वहां पर और कोई ऐसा संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, दूसरा प्रावधान कानून व्यवस्था के आधार पर, जैसे 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद केंद्र सरकार ने, पीवी नरसिंह राव की सरकार ने 4 राज्यों की सरकारें बर्खास्त की थी। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश, भैरव सिंह शेखावत राजस्थान, शांता कुमार हिमाचल प्रदेश और सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश। इन चारों सरकारों को कानून व्यवस्था के नाम पर बर्खास्त किया गया था। संयोग यह है कि बाद में जब चुनाव हुए तो बीजेपी न उत्तर प्रदेश में जीती थी, न 92 में मध्य प्रदेश में जीती थी। तो कानून व्यवस्था के बहाने तो बंगाल की सरकार को बर्खास्त करने के लिए केंद्र सरकार की एक केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट की जरूरत है, राज्यपाल की रिपोर्ट की जरूरत है, राष्ट्रपति को अनुशंसा सरकार करेगी, राष्ट्रपति बाध्य है उसे मानने के। तो अभी एक गुंजाइश बाकी। जी राजीव जी सुमंदा जी। नहीं, राज्यपाल तो रिपोर्ट देगा राकेश जी, और जो अमलेंदु जी ने बोला उसमें उन्होंने बोलेंगे जे खुद राजभवन में महिला कर्मी सेफ नहीं है, तो आप पूरा राज्य के बारे में सोचिए। तो अगर राजभवन में उन्होंने तो अपना एग्जाम्पल देके बोलेंगे, जे खुद राजभवन में जो महिला कर्मी है वो एफआईआर करते हैं, तो आप सोचिए जे पूरा राज्य में क्या हालत है। उन्होंने तो अपना एग्जाम्पल देंगे ना। बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, कैसे देखते हैं आप, और क्या आपको लगता है कि ये स्थिति जो है, वो जो हालात वहाँ के हैं, वो राष्ट्रपति शासन की तरफ जा रहे हैं, और इससे क्या बेनिफिट हो सकता है? क्या इससे
मोदी सरकार को कोई बेनिफिट है, भाजपा को बेनिफिट है? अगर सपोज मान लिया कि राष्ट्रपति शासन लगा दिए, वहां की सरकार को बर्खास्त कर दिए, फिर नुकसान ही नुकसान है। ममता बनर्जी का जो वोटर है और कंसोलिडेट होगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल है उस राज्य में और मजबूत होगा। सरकारों को निश्चित रूप से कानून व्यवस्था एक बड़ा सवाल है, लेकिन कानून व्यवस्था का मामला, उसमें भी संवैधानिक व्यवस्था का कोलैप्स हो जाना है। जब उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में सरकारें बर्खास्त हुई थी, उस समय इन सभी राज्यों में दंगे भड़क गए थे और राज्य सरकारें रोकने में विफल थी। एक जगह दंगा नहीं हुआ था मध्य प्रदेश में। भोपाल शहर में चलना मुश्किल था जी। क्या कलकत्ता शहर में, हावड़ा शहर में, 24 परगना में, मुर्शिदाबाद में चलना मुश्किल हो गया है? लोग घूम फिर नहीं रहे हैं, उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण हो गई है, खतरे में है। संवैधानिक व्यवस्था का मतलब, कानून व्यवस्था का मतलब, जब आप संवैधानिक माध्यम तरीकों से आप व्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में इस बात का हलफनामा देंगे कि आप बाबरी मस्जिद की रक्षा करेंगे और वो बाबरी मस्जिद गिर जाएगी, तो आपकी सरकार नहीं गिरेगी। किस बात के लिए हलफनामा क्यों लेती है कोर्ट? सवाल इस बात का है ना कि अगर सरकार अपने हलफनामे को देश के सबसे बड़ी अदालत में दिए गए हलफनामे की रक्षा नहीं कर सकती है, तो फिर किस बात की सरकार है वो? क्यों नहीं कर रही? क्या स्थिति पश्चिम बंगाल में है? सरकार कौन बर्खास्त कर देगा, कौन नहीं कर देगा, एक अलग का सवाल है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार बर्खास्त कर दी जाए, ऐसा कोई राजनीतिक माहौल नहीं है वहां। इस तरह कानून व्यवस्था का भी सवाल नहीं है। और अगर केंद्र सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करती है, मेरा अपना मानना यह है कि वह उसको नुकसान होगा, उसका राजनीतिक नुकसान जबरदस्त होगा। वह भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की ताकत और बढ़ाएगी और उसका असर न केवल पश्चिम बंगाल में पड़ेगा, बल्कि राष्ट्रपति शासन के बाद जब चुनाव होगा पश्चिम बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी को जगह नहीं मिलेगी, उम्मीदवार नहीं मिलेंगे खड़े करने के लिए। और अभी इस घटना का असर ये होगा कि महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर के जो चुनाव होने वाले हैं, अभी उस लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में सरकार न बहाल करने का परिणाम आप देख लीजिए, क्या स्थिति है वहां। तो आप चुनी हुई सरकारों को गिराने का जो प्रयास करते हैं, आप महाराष्ट्र की स्थिति क्यों हो गई आपकी? एक चुनी हुई सरकार को आपने गिरा दिया। अच्छा, उस जनादेश के खिलाफ आपने सरकार बना दी। ऐसी स्थितियों को लोग कैसे स्वीकार कर लेंगे? और जो इंडिया दल समूह की एक आक्रामकता है बीजेपी सरकार के खिलाफ, वो और बढ़ती चली जाएगी। आपने कहा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की स्थिति, या अगर इंडिया दल समूह ने पिछड़ों या दलितों की केंद्रीय नौकरशाही में उपस्थिति के मसले को अगर गंभीर नहीं बनाती, तो हो सकता है कि सतीश कुमार जी को मौका न मिलता। सतीश कुमार जी के साथ साथ 2 और लोग दावेदार थे इसके जी, जो जिसमें एक और मेंबर थे रेलवे बोर्ड के, खंडेलवाल साहब मेंबर है रेलवे बोर्ड में, वो भी दावेदार थे। एक अजय कुमार मिश्रा साहब जो दक्षिण में रेलवे बोर्ड के जोन के जीएम है, उतने बड़े हकदार है वो। निश्चित रूप से इन तीनों में सबसे ज्यादा सीनियर है सतीश कुमार जी, और एक अच्छे अधिकारी के रूप में है वो। एनसीआर रीजन प्रयागराज में भी वो यहाँ जीएम रह चुके हैं। लेकिन जितनी दावेदारी थी, 2 लोग दावेदार थे और दोनों सवर्ण थे, और कोई ऐसा तो है नहीं कि आप सीनियर मोस्ट व्यक्ति को लाएंगे। तो जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया दल समूह की आक्रामकता है, वह भी इनके निर्णयों को प्रभावित करती है। और यह स्थिति है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त करने की कोशिश की, आज इनके आंदोलन से ही कम से कम सिविल सोसाइटी का यह परसेप्शन है कि भारतीय जनता पार्टी इस समस्या का समाधान नहीं चाहती, बल्कि राजनीतिक हित चाहती है, अपना राजनीतिक हित साधना चाहती है। यह बनता हुआ परसेप्शन सरकार बर्खास्त के अगर चला जाता है तो उसको और राजनीतिक नुकसान होगा। इसका कोई जवाब उसके पास नहीं होगा। इस घटना के बाद क्या पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है, लोगों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा हो गया है, पुलिस कानून व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं कर पा रही है, जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों आप लागू कर देंगे? और अगर आप लागू करेंगे तो ये होगा कि आप जानबूझ करके जनता के जनादेश से बनी हुई सरकार को अब चलने नहीं देना चाहते, जो शुरू से ही लग रहा है। तो आप इस तरीके से ममता बनर्जी को कमजोर करने के बजाय उनकी राजनीतिक ताकत को और बढ़ा देंगे आप। मुझे इस बात का मैं मान के चलता हूं कि कम से कम इतना आत्मघाती कदम
केंद्र की सरकार नहीं लेगी, लेकिन ठीक है, बीजेपी कुछ भी निर्णय ले सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी कुछ भी निर्णय ले सकती है और राष्ट्रपति का जो बयान है वो किस दिशा में ले जा रहा है, खासकर बंगाल के हालात को, और क्या यहां से हम ये देखने जा रहे हैं कि बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा से मतलब क्या, वहां राष्ट्रपति शासन की ओर बंगाल जा रहा है, क्या कुछ यहां दिल्ली में हो रहा है, ये समझना भी जरूरी है और इस पर भी निगाहें हम लोगों की टिकी हुई हैं। अभी पिछले लगभग 1.5 घंटे से हम बात कर रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि राष्ट्रपति के जो बयान है द्रौपदी मुर्मू जी का, उस बयान के मायने क्या हैं और बंगाल के जो हालात हैं और उसके पीछे की राजनीति क्या है, सियासत क्या है। हमारे साथ जुड़े रहे सुमन भट्टाचार्य जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी और सुनील शुक्ला जी, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आप सबका। और बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथियों का भी जो हमारे साथ बने रहे, अपनी बात अपने विचार इस चर्चा में रखते रहे। मैं देख रहा हूँ विधि जी हमारे साथ हैं, नेशनलिस्ट इंडियन भी हैं हमारे साथ, और पुच्चू भी हैं, रिद्धि कपूर जी हैं, एक्सलेंट